हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सचिन आनंद। मैं आप सभी को भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनियों के बारे में बता रहा था, जिनमें मैं 2 लेक्चर ले भी चुका हूं और मुझे उम्मीद है कि वो दोनों लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। उन 2 लेक्चर में हम आप लोगों को क्या बताएं, एक बार हम पुनः रिकॉल कर लेते हैं, फिर इनसे आगे हम बढ़ेंगे। तो जान लीजिए, हमने इसमें 2 नाविक के बारे में पढ़ा था। एक था बार्थोलोमेव डियाज और दूसरा वास्को डी गामा। जो बार्थोलोमेव डियाज था वो अफ्रीका के तट पर सबसे लंबी दूरी तक आने वाला प्रथम पुर्तगाली था और उसने ही जो अफ्रीका के सबसे दक्षिण बिंदु कैप ऑफ गुड होप है वहाँ तक पहुँचा और फिर इनसे आगे इन्हें बढ़ने का हिम्मत नहीं हुआ, तो ये दोबारा वापस अपने देश चले गए। तो बार्थोलोमेव डियाज के बाद वास्को डी गामा आते हैं। 1498 में जाकर भारत पहुंचते हैं और भारत के जो केरल के जो इलाके हैं यहाँ पे कालीकट बंदरगाह है, वहाँ पे पहुँचते हैं और फिर यहाँ के जो शासक जमोरिन है इनका भव्य स्वागत भी करता है और यहाँ 3 महीने तक रहता है। और यहाँ पर जो सामान है, काली मिर्च, मसाले, जड़ी बूटियाँ लेकर यहाँ से जाता है और 60 गुना मुनाफे में बेचता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब वास्को डी गामा, ये हिंद महासागर है, जब वास्को डी गामा हिंद महासागर को पार करते हुए भारत तक जा रहे थे, तो इस बीच इन्होंने ये जो अरब है, अरब के व्यापारियों को देखा, अरब के जहाज़ों को देखा। जब इन्होंने अरब के व्यापारी, अरब के जहाज़ों को देखा तो इनके पास बेहतर नौसैनिक नहीं था, नौसैनिक की कमी थी, इनके पास अच्छे अच्छे हथियार नहीं था। तो वास्को डी गामा ने अनुभव किया कि अगर मैं एक अच्छे नाविक के साथ आऊं या मैं हथियार के साथ आऊं, तो तोप के साथ आऊं, तो मैं इनसे युद्ध करके पूरे हिंद महासागर पर कब्जा कर सकता हूं। अगर हमारे इस पूरे हिंद महासागर पे कब्जा हो जाता है तो मेरा कोई विरोधी नहीं रहेगा और मैं यहाँ से एकदम आसानी से भारत आऊँगा, मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये वास्को डी गामा इस बात को सोचा, फिर ये वापस गए अपने देश। तो वास्को डी गामा के बाद भारत में एक और नाविक आते हैं जिसका नाम है पेड्रो अल्वारेज। ध्यान रखिएगा नाम, पेड्रो अल्वारेज। पुर्तगाल से चलना शुरू करता है और ये 1500 ईस्वी में ये चलना शुरू किया और 1500 में ही पहुंचा। तो ध्यान रखिएगा, जो पेड्रो अल्वारेज है ये अपने साथ 14 जहाज को लेकर चला, 14 जहाज को लेकर चला और इन 14 जहाज के साथ साथ इसने नाविक को भी लेकर चला, नौसैनिक को भी लेकर चला, ताकि हम जो है अगर जरूरत पड़े तो मैं अरब के व्यापारी से युद्ध कर मैं उन्हें हरा दूं, उनको मैं भगा दूं। तो इसलिए पेड्रो अल्वारेज 14 जहाज में नौसैनिक को लेकर चला। तो पेड्रो अल्वारेज जब भारत आया 1500 ईस्वी में, तो इसने भारत के कुछ क्षेत्र जैसे कोचीन, कन्नौज या वहाँ के जो और भी क्षेत्र थे वहाँ पर घूमा, वहाँ के चीज़ों को उसने निरीक्षण किया, अवलोकन किया। तो उसने ये देखा कि यहाँ के जो शासक हैं आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, आपस में ही मतभेद है।
किसने देखा? पेड्रो अल्वारेज ने देखा। कहा कि यही एक मौका है, यही एक परिस्थिति है जो हम यहाँ पर अपने शासन को भी कायम कर सकते हैं, अपने राजनीतिक प्रभुत्व को भी यहाँ पे हम कायम कर सकते हैं। हालांकि जो पुर्तगाल के जो व्यापारी थे, इनके इनके बातों को पहले से जो यहाँ पे रहा करते थे अरब के व्यापारी, तुर्की के व्यापारी, वो समझ पा रहे थे। उसने जो जमोरिन है या यहाँ के जो भी शासक हैं, उनको भड़काने के उनको जो है ना भड़काने का प्रयास किया। कहा कि अब जो है इस जगह पर यानी भारत में आप पुर्तगाली को जगह मत दीजिए, वो यहाँ पर शासन कायम करेगा। तो अपने अपने शब्दों में जो है वहाँ के शासक, जो मालाबार तट के आसपास के शासक थे, उन्हें समझाने का प्रयास किया। लेकिन जो पेड्रो अल्वारेज गए, इसने भी उनसे वहाँ के शासक से बातचीत की। तो बाद में जो है पेड्रो अल्वारेज को आने जाने का मौका मिला, यहाँ व्यापार करने का मौका मिला। लेकिन जब पेड्रो अल्वारेज जब वापस आ रहे थे तो उसने यहाँ जो हिंद महासागर से जो अरब सागर के जो कुछ व्यापारी थे, अरब सागर के जो कुछ व्यापारी थे, जो पेड्रो अल्वारेज थे, उसने अरब के जो व्यापारी हैं, अरब के जहाज़ों पर इसने हमला किया और हमला करने के बाद इनको हरा भी दिया। अरब के जो व्यापारी हैं, क्योंकि उनके पास नौसैनिक अच्छा नहीं था और हथियार भी अच्छे नहीं थे। कारण क्या था कि जब आपका कोई विरोधी नहीं रहता है तो आप उस परिस्थिति में हथियार पे या नौसैनिक पे या सैनिक पे आप कम बल देते हैं। तो वही परिस्थिति यहाँ अरब के साथ हुआ। अरब का कोई यहाँ पे विरोधी नहीं था जिसका लिए कभी हथियारों पे ध्यान नहीं दिया, नौसैनिकों पे ध्यान नहीं दिया। और परिणाम स्वरूप जब पेड्रो अल्वारेज आए तो इसने अरब के व्यापारियों को हराया और हराकर जो है एक जहाज गिफ्ट कर दिया। किसे? जो भारतीय शासक हैं उसे कर दिया। जब भारतीय शासक को उसने एक अरब के जो जहाज है गिफ्ट कर दिया तो उनका जो एक मनोबल बढ़ गया और कहा कि ठीक है, आप यहाँ आकर जो है व्यापार कर सकते हैं। तो फिर व्यापार करने लगा। इनके बाद ध्यान रखिएगा, 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज आए। 1500 ईस्वी के बाद फिर एक कौन आते हैं? 1500 ईस्वी के बाद 1502 ईस्वी में 1502 ईस्वी में दोबारा वास्को डी गामा भारत आते हैं। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर भारत आते हैं और इस बार वास्को डी गामा 1503 में एक कोठी स्थापित की, एक व्यापारिक कोठी स्थापित की। ठीक है, जो वो कोचीन में स्थापित किया था। कहाँ पे? कोचीन में। ये मालाबार तट पर ही कोचीन पड़ता है, वहाँ पे ये स्थापित किया। कब? 1503 में स्थापित किया। और ये पहला व्यापारिक कोठी था पुर्तगाल का। ये कब हुआ स्थापित? 1503 में। किसने किया? तो वास्को डी गामा ने किया। व्यापारिक कोठी का मतलब क्या होता है कि जो पुर्तगाल के व्यापारी हैं वो भारत के अलग अलग हिस्सों से सामान लाएगा और इस जगह पे आकर, मतलब जहाँ पे उसने कोठी स्थापित की है वहाँ जाकर अपने सामान को रखेगा, फिर वहाँ से जो है ना अपने नाव पे लाद कर अपने देश लेकर जाएगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जो कोठी होता है या जो कंपनी होता है वो एक सामान रखने का केंद्र होता है, सामान रखने का जगह होता है। तो सबसे पहले कोचीन में पुर्तगाल का कोठी स्थापित हुई 1503 ईस्वी में। और 1503 ईस्वी में यहाँ पे क्या हुआ? स्थापित हुआ। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
वास्को डी गामा के बाद जो है अभी तक यहाँ पे केवल व्यापार हो रहा था, केवल व्यापार सब आए, व्यापार किए, व्यापार सब आए। लेकिन अब जो है जो पुर्तगाल के शासक है उसका नाम है एमेनुअल प्रथम। एमेनुअल प्रथम। अब एमेनुअल प्रथम ने एक कंपनी के ऑथराइज व्यक्ति को भेजा और वो उसे वायसराय बनाकर भेजा। वायसराय का मतलब गवर्नर बनाकर भेजा। तो जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था या वायसराय था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। क्या बोले? फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। अल्मीरा याद रखिएगा, ये फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ये पुर्तगाल का पहला गवर्नर था जो भारत में आया। और ये कब आया? और जब ये भारत आया तो ये 1505 से लेकर 1509 तक 1509 तक ये भारत में गवर्नर बनकर रहा। फ्रांसीसी डी अल्मीरा ने अपने कार्यकाल में कुछ काम किया। उस काम का नाम क्या है? आप यहाँ देख रहे, ये हिंद महासागर है। क्या है? ये हिंद महासागर है। तो फ्रांसीसी डी अल्मीरा इसने इस जगह पर मतलब जो हिंद महासागर है यहाँ पर अपने शासन को स्थापित किया, या कह सकते हैं कि प्रभुत्व को स्थापित किया। प्रभुत्व को स्थापित किया मतलब उसने हिंद महासागर पर अपना कब्जा कर लिया। कौन? फ्रांसीसी डी अल्मीरा। क्योंकि जो अल्मीरा है ये शांत जल की नीति को अपनाया था। शांत जल की नीति को लेकर आया, मतलब इंग्लिश में कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किससे जुड़ा हुआ है? फ्रांसीसी डी अल्मीरा से जुड़ा हुआ है। और ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की जो नीति है ये क्या कहता है कि जो अरब सागर है यहाँ पे अपना कब्जा करना है। तो फ्रांसीसी डी अल्मीरा ने क्या किया? पूरे अरब सागर पे अपना कब्जा कर लिया। ये काम किसने किया? फ्रांसीसी डी अल्मीरा ने किया। इसलिए इसे हम लोग इसे जानते हैं। और ये फ्रांसीसी डी अल्मीरा ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय है जो भारत में अभी है, मतलब 15 से 5 से लेकर 15 से 9 तक रहा। इनके बाद जो फ्रांसीसी डी अल्मीरा है, इनके बाद भारत में दूसरा वायसराय बनकर आया जिसका नाम था अल्बुकर्क। क्या नाम था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ये दूसरा फ्रांसीसी गवर्नर था। और इनका कार्यकाल क्या था? 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। और ये 1509 से लेकर 1515 तक ये भारत में वायसराय बनकर रहा। कहाँ का था ये? पुर्तगाल का। देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाल सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। हमने क्या बोला? जो अल्बुकर्क है इसे पुर्तगाल सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे क्यों वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? क्योंकि इसने इससे पहले वास्को डी गामा आए, पेड्रो अल्वारेज आए, फ्रांसीसी डी अल्मीरा आए, ये सब आए। तो ये सब केवल अल्मीरा तो हिंद महासागर पर कब्जा किया, लेकिन इससे पहले 2 नाविक आए। तो पहली बार तो आया तो कुछ सामान लेकर गया, यहाँ की दशा स्थिति को देखा। लेकिन इसने जो अल्बुकर्क है इसने पहली बार जो भारत के कुछ क्षेत्र है, जो मालाबार तट है, यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया।
दमन, दीव, कोची, इन सब जगह पर क्या किया, अपने शासन को स्थापित किया। इसलिए अल्बुकर्क को पुर्तगाल सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को और भी काम के लिए जाना जाता है। वो कौन सी काम? इसने कहा कि हम अपनी धर्म को यहाँ प्रचार प्रसार करेंगे, यानी इसने अपने धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए भी आया। ये ईसाई थे और अपनी जाति को कैसे बढ़ाएगा, तो इसने अपनी जाति को बढ़ाने के लिए कहा कि जो भारतीय महिला है, खासकर वो जो विधवा महिला है, वो पुर्तगाली से शादी करे, पुर्तगाल के लोग से शादी करे। इसने अल्बुकर्क ने ये नीति चलाई, मतलब विवाह नीति चलाई। कौन सा नीति चलाई? विवाह नीति चलाई। और इस विवाह नीति में क्या कहा कि जो पुर्तगाल के जो पुरुष हैं वो भारतीय स्त्री से विवाह करे, और जब ये विवाह करेगा तो एक रिलेशन बन जाएगा और एक जनसंख्या में बढ़ेगा, और जिस कारण जो है ना पुर्तगालियों का भारतीय लोग कम विरोध करेगा। तो इसने विवाह नीति भी अपनाई। दूसरा इसने क्या किया था कि इसने यहाँ पे अपना राजनीतिक प्रभुत्व को भी स्थापित किया। तीसरा क्या है, इसने क्या किया, और भी इसने कुछ काम किया। ध्यान रखिएगा 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क जो गोवा है, जो गोवा वाले इलाके हैं, इस गोवा वाले इलाके को जीता। इस गोवा पर जो आदिल शाह था, क्या बोले, बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, इनको इसने हराया और इनको हराकर जो है ना गोवा पर इसने कब्जा किया। गोवा पर कब कब्जा किया? तो 15 से 10 ईस्वी में कब्जा किया। और ये गोवा पर 1967 तक जो ये कब्जा रहा, इसके अंदर रहा, तो ये पुर्तगाल के अंदर रहा। सबसे शुरू में गोवा कब्जा हुआ और सबसे लास्ट में आज़ाद भी गोवा ही हुआ। 1967 तक जो है गोवा पर कब्जा रहा, किसका? पुर्तगालियों का रहा। इनके बाद अल्बुकर्क ने मलक्का पर भी कब्जा किया 1511 ईस्वी में, मलक्का पर भी कब्जा किया, और 1515 में उसने हरमुज पर भी कब्जा कर लिया। तो जिस कारण से अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनके बाद और भी वायसराय भारत आते हैं, तो हम लोग उनको भी समझेंगे, पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो अभी का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया है समझ में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।